नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी ब्रेक के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। सऊदी अरब में ड्रोन हमले के बाद दुनिया भर में गहराए तेल संकट के बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश को भरोसा दिया है कि सऊदी अरब से भारत को होने वाली तेल सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें 17 अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के निर्देश दिए गए थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई है। दोनों पार्टियां 125 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि 288 में से बची 38 सीटें छोटे दलों को दी जाएंगी। और आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पहले नंबर पर कायम हैं, जबकि उनके बाद विराट कोहली दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। दोनों के बीच 34 अंकों का फासला है। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। ट्रैफिक के नए नियम लागू होने के बाद चालान काटने को लेकर पुलिस वाले बड़े सख्त हैं, लेकिन दिल्ली में जब कुछ पुलिस वालों ने स्कूटी सवार एक लड़की को चालान काटने के लिए रोका तो उन्हें लेने के देने पड़ गए। रोककर, धमकाकर, हाथ जोड़कर और यहां तक कि इंसानियत का वास्ता देकर लड़की बिना चालान कटाए निकलने में कामयाब रही। और पुलिस वालों ने भी उसकी दलीलों के आगे हाथ जोड़ लिए। स्कूटी सवार लड़की को नियम तोड़ने के जुर्म में पुलिस ने पकड़ तो लिया, लेकिन इसके बाद सड़क के किनारे करीब 10 मिनट तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला और 10 बहाने करके लड़की बिना चालान दिए स्कूटी लेकर चली गई। मैं फेंक के मार दूंगी अभी, मेरे को मार दो। मम्मी को फोन कर रही, मेरी पूरी बॉडी कब सुन लो। हाँ, कोई बात नहीं। मैं लेडीज पुलिस में डालूंगा। मेरी बात सुनिए पहले। कौन हंस रहा है? लेकिन लड़की के इन सभी बहानों का पुलिस वालों पर कुछ खास असर नहीं हुआ। पुलिस वाले अभी भी स्कूटी छोड़ने को तैयार नहीं थे। चालान तो कटना ही था, लेकिन लड़की ने अभी हथियार नहीं डाले थे। ये आप जाने नहीं दोगे, है ना? नहीं जाने दोगे। ये आपको एक इंसानियत है आपके अंदर। इंसानियत का वास्ता देने पर भी पुलिस का दिल नहीं पसीजा। इसके बाद लड़की ने बेतहाशा रोना शुरू कर दिया। मेरी बात सुनो, मेरे हाथ से सबका बारे इनको वो नहीं क्या? और इसके बाद पुलिस वालों का लहजा भी नर्म पड़ने लगा, लेकिन नियम तो नियम है, इसीलिए वो अभी भी चालान छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो लड़की भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने 10वां और आखिरी हथियार इस्तेमाल किया। यही फांसी लगा लो तो क्या कर लोगे आप? लगा लो। इसके बाद तो पुलिस वालों के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। कानून की सख्ती लड़की की मासूम दलीलों के आगे नर्म पड़ गई। पुलिस वालों ने भी सोचा कि चालान के चक्कर में कहीं बड़े अफसर से घुड़की न खानी पड़ जाए। इससे पहले इस लड़की को ट्रैफिक पुलिस वालों ने स्कूटी चलाने के दौरान फोन पर बात करते हुए रोका था, लेकिन गलतियां भी की थी। हेलमेट में स्ट्रिप नहीं लगी हुई थी और सामने की नंबर प्लेट टूटी हुई थी, यानी कुल मिलाकर मोटा चालान कटने वाला था। लेकिन लड़की के आगे पुलिस वालों की एक न चली। मैंने कोई रूल को नहीं तोड़ा। आपने मोबाइल यूज किया, मैंने हाथ में तो नहीं लिया। हाँ, ऐसे होता है। वो मोबाइल यूज तो यूज है, नहीं पता लीड का यूज होता है और दूसरा पुलिस वालों ने नियम समझाया तो लड़की ने आंसू बहाए। दलील दी कि 15 दिन पुरानी नौकरी है, देर से जाने पर पैसे कट जाएंगे। पुलिस वालों को भी दया आ गई और उसे जाने दिया, लेकिन जाते जाते उसे ये जरूर समझाया कि ट्रैफिक के नियमों का मुस्तैदी से पालन करना चाहिए। भारत को आए दिन जंग की धमकी देने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद की अपनी माली हालत ये है कि 20 लाख की कार तो खरीद ली, लेकिन उसके पैसे नहीं चुका सकते। जापान से एक आदमी उनसे कार के पैसे वसूलने के लिए पाकिस्तान पहुंचा और संसद में ही शेख रशीद को घेर लिया। इसके बाद रेल मंत्री तो मुंह छिपाने के लिए इधर उधर भागते दिखे, लेकिन जिस आदमी के लाखों रुपए उन्होंने दबा रखे हैं वो उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। नहीं शेख साहब, इस तरह नहीं। मेरे पैसे तो 22 लाख नहीं करी। ऑक्शन मैं आकर लाल नहीं कमाई मंगने पे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक रेल मंत्री की फजीहत करने वाले इस आदमी का नाम नूर मोहम्मद है। कई महीने गुजर गए तो इस आदमी को अपने पैसे लेने के लिए जापान से पाकिस्तान आना पड़ा। इसका कसूर सिर्फ ये था कि इसने इमरान के मंत्री की जबान पर भरोसा कर लिया और 22 लाख रुपए की कार उनके पास पाकिस्तान भेज दी। आरोप है कि शेख रशीद ने इसके बाद नूर मोहम्मद से राब्ता ही खत्म कर लिया और इसीलिए उसे खुद पाकिस्तान आना पड़ा। नहीं शेख साहब, इस तरह नहीं। मेरे पैसे तो 22 लाख नहीं करी। ऑक्शन मैं आकर लाल नहीं कमाई मंगने पे। कैमरों के सामने जब शेख रशीद की फजीहत होने लगी तो उनके पसीने छूटने लगे।
उन्होंने कार का जिक्र तक नहीं किया और स्पीकर से मिलने का बहाना बनाकर निकल जाना चाहा। लेकिन नूर मोहम्मद ने उनकी खूब लानत मलामत की। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारत को गीदड़ भक्ति देने में कभी पीछे नहीं रहते। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान के ये मंत्री अपनी देनदारी चुकाने की हालत में भी नहीं है। लेकिन हौसला देखिए कि इस बदहाली में भी भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देते हैं। हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। हालांकि अपने पैसे वसूलने आए इस आदमी ने शेख रशीद की सारी हेकड़ी सरेआम निकाल दी। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको के 2 बड़े ठिकानों अकीक और खुरैस पर शनिवार को ड्रोन हमले हुए थे, जिसके कारण अस्थायी तौर पर इन दोनों जगहों पर तेल उत्पादन प्रभावित हुआ है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा है कि हमले की वजह से अरामको का कुल उत्पादन आधा रह गया है। उनका कहना है कि इस हमले से रोजाना 57 लाख बैरल कच्चे तेल के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। अगस्त में जारी किए गए ओपेक के आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब रोजाना 98 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। माना जा रहा है कि अरामको पर हमले का असर दुनिया भर में तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। ऑयल प्राइस में छपी एक खबर के मुताबिक अरामको का कहना है कि वो जल्द ही इस हमले के असर से उबर जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया के बाजार में हर महीने 150 मिलियन बैरल तेल की कमी होगी और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको दुनिया की सबसे अहम तेल कंपनियों में से एक है और कच्चे तेल की सबसे बड़ी निर्यातक भी है। ब्लूमबर्ग के अनुसार 2018 में सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने 111 अरब डॉलर का लाभ कमाया था। ये एप्पल और गूगल की कंपनी अल्फाबेट के कुल सालाना लाभ से भी ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आने वाला 10% कच्चा तेल सऊदी अरब से आता है और उत्पादन कम हुआ तो बाजारों में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी पर हमला सऊदी अरब और ईरान के बीच के प्रॉक्सी वॉर को और बढ़ा सकता है। अमेरिका भी इसमें खिंचता हुआ नजर आ रहा है। यमन में ईरान से जुड़े हैती ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा है कि हमले के लिए 10 ड्रोन भेजे गए थे। अमेरिका ने हुती विद्रोहियों के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह हमला ईरान ने किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने सऊदी अरब के 2 तेल ठिकानों पर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ईरान ने इसे बेतुका आरोप बताया है। दरअसल यमन में जारी गृहयुद्ध के खिलाफ सऊदी अरब अगुवाई कर रहा है। सऊदी सेना यमन सरकार का समर्थन करती है, वहीं ईरान पर यमन सरकार के खिलाफ लड़ रहे हुती विद्रोहियों के समर्थन के आरोप लगते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ड्रोन अटैक करने वाले हुती विद्रोही। हुती विद्रोही लंबे समय से सऊदी अरब और यमन सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। पिछले महीने भी हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के शैबा नेचुरल गैस की साइट पर इसी तरह से ड्रोन अटैक किया था। मई में भी इन्होंने सऊदी अरब की कई तेल कंपनियों को निशाना बनाया था। माना जाता है कि ईरान हुती विद्रोहियों की मदद कर रहा है। हुती विद्रोही 2015 से यमन सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। 2015 में इन विद्रोहियों ने यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दराबू मंसूर हादी को राजधानी सना से जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। हुती विद्रोहियों का यमन की राजधानी सना समेत देश के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा है। सऊदी की सेना भी हर दिन यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले कर रही है और इसी का बदला लेने के लिए हुती भी सऊदी अरब पर मिसाइल दाग रहे हैं और ड्रोन हमले कर रहे हैं। कोटा में चंबल डैम के 19 गेट खोलने से कई इलाकों में पानी घुस गया। राजस्थान के कोटा में चंबल डैम के 19 गेट खोलने से नयापुरा की आधी कॉलोनियों में पानी घुस गया, जिस वजह से लोगों ने छतों पर डेरा डाल दिया। उत्तराखंड के चमोली जिला मुख्यालय के पुलिस मैदान में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें राज्य के 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड के देहरादून में नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में बैलगाड़ी रैली निकालकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 4 दिन से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तटीय इलाकों में बसे दर्जनों गांव में पानी घुस गया और लोग नाव से चलने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में एनआरसी लागू करने पर फैसला विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। देश में बड़ी घुसपैठ हुई है, तो घुसपैठ से अगर बचना है तो मैं समझता हूं कि एनआरसी जो उन्होंने अपने राज्यों में लागू किया है बहुत अच्छा किया है। हम भी अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठ करके इसके बारे में विचार करेंगे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कुछ बदमाशों ने एक व्यापारी को लूटने के बाद उससे 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और मांग पूरी नहीं होने पर उसे बुरी तरह रॉड से मारा पीटा।
इंडिगो की फ्लाइट 130 यात्रियों का सामान दिल्ली में छोड़कर तुर्की पहुंच गई, क्योंकि इंडिगो का स्टाफ सभी यात्रियों का सामान लोड करना ही भूल गया था। यूपी के नोएडा में जेवर थाना इलाके के करोल गांव में 26 गायों से भरा एक ट्रक पलट गया, जिसमें 12 गायों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जंगलों में फैली आग बेकाबू हो गई, जिसे बुझाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। हांगकांग में जारी प्रदर्शन के दौरान जब प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम से हमला किया, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े एक बैंक लूटने की वारदात सामने आई। लुटेरों ने पंजाब नेशनल बैंक के एक ब्रांच को निशाना बनाते हुए 19 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में देखा कि दोपहर 1:40 पर शहर के मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के पंजाब नेशनल बैंक में 5 लुटेरे हथियार लहराते हुए अंदर घुस गए। इस बीच 2 बदमाश दूसरे कमरे में चले गए, तो वहीं एक बदमाश जो लाल टी शर्ट पहने हुए था, वो सीधा कैशियर के केबिन में चला गया और कैशियर का हाथ झटकते हुए बैंक में रखे हुए कैश पर हाथ मारा। इस दौरान एक बैंक कर्मचारी ने अपने मोबाइल को डेस्क के नीचे छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक एक लुटेरा उसके पास आया और उसने मोबाइल को डेस्क के नीचे से उठाया और अपनी जेब में डालकर बैंक कैशियर के केबिन में चला गया। इस दौरान एक लुटेरा लगातार दूसरे बैंक कर्मचारियों पर बंदूक ताने हुए था, जबकि एक और बदमाश बैंक कर्मचारियों को हथियार के दम पर धमका रहा था। इस बीच कैशियर के केबिन में गए 2 लुटेरे बारी बारी से कैश लेकर बाहर निकले। लुटेरों ने इस पूरी वारदात को 1 मिनट के अंदर ही अंजाम दिया। इनमें से कुछ लुटेरों ने मुंह पर गमछा बांधा हुआ था, लेकिन कुछ के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। वारदात के वक्त बैंक में 35 लाख रुपए कैश थे, लेकिन बैंक मैनेजर और कर्मचारियों ने अपनी सूझबूझ से लुटेरों को ज्यादा कैश होने की भनक नहीं लगने दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस बैंक पहुंची और बैंक कर्मचारियों से पूछताछ कर सीसीटीवी फुटेज के जरिए लुटेरों का पता लगाने में जुट गई। चेन्नई कॉर्पोरेशन की लापरवाही से सड़क पर एक और मौत हो गई। सड़क खोदने के बाद कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने उसे ठीक से भरा नहीं था और बिजली के तार का एक हिस्सा बाहर रह गया था। लेकिन रात में वहां से गुजरते हुए लड़के की नजर तार पर नहीं गई। सड़क पर पानी भरा था और लड़के का पैर हाई वोल्टेज वाले तार पर पड़ गया और तेज करंट लगने के बाद लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया, जिसमें साफ नजर आया कि बाइक के साथ 2 लड़के पैदल चलते हुए गली में दाखिल हुए। थोड़ी दूर चलते ही लड़का अचानक जमीन पर गिरा और तड़पने के बाद शांत हो गया। दूसरा लड़का भी वापस आया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसने वहां से गुजर रहे ऑटो रिक्शा को रोककर उससे मदद मांगी, लेकिन वो रुका नहीं। जब तक दूसरे लोग वहां जमा हुए, तब तक लड़के की मौत हो चुकी थी। 3 दिन पहले ही चेन्नई में 23 साल की एक इंजीनियर लड़की कॉर्पोरेशन की ऐसी लापरवाही की शिकार हुई थी। स्कूटी पर जा रही लड़की के ऊपर सड़क के बीच में लगाया गया एक बैनर उड़ते हुए गिर गया था। इसके बाद लड़की सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रहे टैंकर ने उसे कुचल दिया था। लड़की की मौत के बाद चेन्नई में सियासी पारा चढ़ गया और हाईकोर्ट ने सरकार और कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को फटकार लगाई थी। करंट लगने से लड़के की मौत के बाद भी लोगों की नाराजगी सामने आई। परिवार वालों ने प्रदर्शन करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह रोक योगी सरकार के ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने पर लगाई है। कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि सरकार को इस तरह का फैसला लेने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने माना कि केवल संसद ही एससी एसटी की जातियों में बदलाव कर सकती है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि केंद्र और राज्य सरकारों को इस तरह का अधिकार नहीं है। यूपी सरकार ने 24 जून को 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का आदेश जारी किया था, लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता गोरख प्रसाद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जैश ए मोहम्मद ने देश के आधा दर्जन रेलवे स्टेशन और मंदिरों को उड़ाने की धमकी दी है। आतंकी संगठन जैश ने खत लिखकर देश के हरियाणा के रेवाड़ी जंक्शन समेत कई बड़े रेलवे स्टेशन और मंदिरों को 8 अक्टूबर को उड़ाने की धमकी दी है। रोहतक रेलवे पुलिस को जैश की चिट्ठी मिली है। विदेश में रहने वाले भारतीय भी पाकिस्तानी लोगों की हरकतों का शिकार हो रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में पाकिस्तान के एक युवक ने बुजुर्ग भारतीय महिला से बदतमीजी की और उन्हें बर्मिंघम छोड़ने को कहा। पाकिस्तान के सिंध में हिंदू मंदिर तोड़े जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान को कोसते हुए कहा कि पाकिस्तान को चुन चुन कर सबक सिखाएंगे। दिल्ली के कड़कड़डूमा में डीटीसी बस में लगी आग की वजह से देखते ही देखते बस खाक हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
राजस्थान की बूंदी में हो रही लगातार बारिश की वजह से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं, तो लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के धौलपुर में बारिश और बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में भारी बारिश के बाद तालाब बनी सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में शनिवार से स्कूल में फंसे 300 बच्चों और 50 से ज्यादा टीचरों का एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। भारतीय नौसेना की खोजी विमान P-81 ने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल का पता लगाया और हिंद महासागर में चीन की नौसेना के एम्फीबियस युद्धपोत जियान 32 की तस्वीर साझा की। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म मेड इन चाइना का नया पोस्टर सामने आने के साथ ही 18 सितंबर को ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एक बड़े नाव हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग इस हादसे के बाद से लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए गोदावरी नदी में गोताखोरों का सहारा लिया गया। साथ ही हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली गई। जानकारी के मुताबिक गोदावरी नदी में नाव पर सवार होकर कुछ लोग मानसून ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन मानसून ट्रिप पर निकले करीब 72 लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि वो कितने बड़े हादसे का शिकार होने वाले हैं, क्योंकि नाव गोदावरी नदी में तेज बहाव के चलते पलट गई, जिसके बाद चीख पुकार मची तो राहत और बचाव दल के लोगों ने वहां पहुंचकर लोगों को तलाश करने की कोशिश की। सूत्रों ने बताया कि नाव देवीपट्टनम के पास गांडी पोचम्मा मंदिर से पर्यटन स्थल पापी कोंडालू के लिए निकली थी। इसी दौरान कच्चलूरू के पास ही वो हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में लोगों की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि बरामद किए गए शवों में से किसी की बॉडी पर लाइफ सपोर्ट जैकेट नहीं थी, वहीं बचने वालों ने सेफ्टी जैकेट पहना हुआ था। सुरक्षित बचे लोगों ने बताया कि कई लोगों ने जैकेट उतार दी थी क्योंकि वो गर्म होने की वजह से असुविधाजनक थी। लेकिन गोदावरी नदी में पिछले कुछ दिनों से बाढ़ आई हुई है। जिस समय यह हादसा हुआ नदी उफान पर थी। उधर मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रशासन को मौके पर पहुंचकर बचाव कार्यों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खुद मुख्यमंत्री ने भी गोदावरी से हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके अलावा हादसे पर दुख जाहिर करते हुए मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही बोटिंग सेवाओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए और नदी पर चलने वाली नावों पर रोक लगा दी गई। इस बीच हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका सूबे के मंत्रियों ने हाल जाना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर गहरा दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि आंध्र प्रदेश पूर्वी गोदावरी में नाव के डूबने से बहुत दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुलिस सब मोटर वाहनों के साथ साथ भैंसा गाड़ी का चालान भी काट रही है। देहरादून के सहसपुर में पुलिस ने एक किसान के खेत में खड़ी भैंसा गाड़ी का चालान काट दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। भैंसा गाड़ी के चालान काटने के खिलाफ देहरादून के यूथ कांग्रेस ने शहर भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भैंसा गाड़ी पर सवार होकर सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। उनके हाथों में सरकार के खिलाफ बैनर और पोस्टर भी थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस बैलगाड़ी का चालान काटा गया, जिसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए और बैलगाड़ी को लेकर सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में 22 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाउडी मोदी रैली को संबोधित कर रहे होंगे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उनके साथ होंगे। जी हां, व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हाउडी मोदी इवेंट में मोदी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे। ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इतिहास में यह पहली बार है जब भारतीय समुदाय के 50,000 से ज्यादा लोगों को दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों के नेता एक साथ संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि हाउडी शब्द अंग्रेजों के हाउ डू यू डू का शॉर्ट फॉर्म है। साउथ वेस्ट यूएस में यह शब्द काफी प्रचलन में है, काफी चलता है। इसका हिंदी मतलब है आप कैसे हैं। उधर मोदी और ट्रंप की ये जुगलबंदी पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है, जो कश्मीर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से मध्यस्थता की रट लगा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अमेरिकी राष्ट्रपति के 22 सितंबर के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर प्रसन्नता जाहिर की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ह्यूस्टन में जो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के लोगों के सामने जो भाषण देंगे उसमें वो भाग लेने वाले हैं। 40 से 50,000 ऐसे भारतीय मूल के लोग वहां होने वाले हैं। ये अपने आप में ही ऐतिहासिक है।
इसके साथ साथ ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ी है। दोनों देशों के बीच में संबंधों के लिए बहुत एक अच्छा संकेत है। जो दोनों नेताओं के बीच में संबंध है और देशों के बीच में जो संबंध गहरे होते जा रहे हैं, वो दोनों देशों के लिए अच्छा है। लखनऊ में पीएम मोदी की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी लगाई गई है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में बेस्ट बसों के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को 1 महीने की सैलरी देने का ऐलान किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ब्रीथ एनालाइजर अभियान चलाया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कार और एक ऑटो की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के कानपुर में महंगी बिजली और महंगे चालान को लेकर सीएम योगी के दौरे का विरोध करने पहुंचे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अयोध्या में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांची मठ में हवन किया और महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। साथ ही कार सेवकपुरम में गौ सेवा की। स्पेन के अल्मोरावी में बाढ़ से घिरे एक परिवार को बचाने के लिए निकली रेस्क्यू टीम ने एक नवजात को भी वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण दिल्ली में लिव लव लाव फाउंडेशन के रेड कार्पेट इवेंट में नजर आई। दिल्ली में 3 साल बाद लाई जा रही केजरीवाल सरकार की ऑर्डिनेंस स्कीम पर विवाद बढ़ता जा रहा है। विरोधी दल पहले से ही केजरीवाल का चुनावी स्टंट इसे करार दे रहे हैं और अब गौरव बंसल नाम के एक वकील ने दिल्ली सरकार की ऑर्डिनेंस स्कीम को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका देकर चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ऑड इवन लागू नहीं कर सकती क्योंकि दिल्ली सरकार की एजेंसी एनजीटी को पहले ही बता चुकी है कि दिल्ली में ऑड इवन कामयाब नहीं है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि एनजीटी दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगे कि वो किस आधार पर ऑड इवन योजना लागू करना चाहती है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसी सीनियर साइंटिस्ट को लेकर एक कमेटी का गठन कर दिल्ली सरकार की ऑड इवन स्कीम पर रिपोर्ट देखे और फिर दिल्ली सरकार के ऑड इवन स्कीम को लागू करने पर फैसला करे। याचिका के मुताबिक प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार जिस ऑड इवन स्कीम को लाने जा रही है उससे परेशानी ज्यादा होती है और प्रदूषण कम नहीं होता है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि दिल्ली सरकार एनजीटी को यह भी बताए कि उसने राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 4 से 15 नवंबर के बीच ऑड इवन स्कीम को फिर से लागू करने की घोषणा की है। इधर वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में पीएम मोदी के एक समर्थक ने भगवान हनुमान को 1.5 किलो सोने का मुकुट चढ़ाया। 17 सितंबर को पीएम मोदी का 69वां जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अरविंद सिंह ने संकट मोचन भगवान को मुकुट समर्पित किया और पीएम मोदी के लंबे स्वास्थ्य की कामना की। दरअसल समाजसेवी अरविंद सिंह ने संकट मोचन बाबा से पीएम मोदी के दोबारा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने की कामना की थी, जो पूरी हुई और मन्नत पूरी होने की खुशी में उन्होंने वाराणसी में जनता की ओर से 1.25 किलो सोने का मुकुट दान किया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वाराणसी की, जहां पर अरविंद सिंह नाम के एक शख्स ने संकट मोचन मंदिर में ये मुकुट चढ़ाया है। दरअसल इस शख्स ने की दुआ मांगी थी कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे बहुमत के साथ, तो वो ये मुकुट भगवान संकट मोचन के मंदिर में चढ़ाएंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अरविंद सिंह नाम के शख्स ने यह मुकुट संकट मोचन को समर्पित किया। अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले की 24वें दिन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। मुस्लिम पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से राजीव धवन ने संवैधानिक बेंच के सामने दलील पेश की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्षकारों के वकील ने कहा है कि जन्मस्थान कानूनी व्यक्ति नहीं है। राजीव धवन ने कहा कि हिंदू पक्षकारों ने पूरे इलाके पर दावा कर दिया है। मेरी दलील है कि जन्मस्थान कानूनी व्यक्ति नहीं है। दुर्भाग्य से हाईकोर्ट जन्मस्थान वाली दलील में कूद पड़ा था। यहां भी जन्मस्थान वाली दलील में सुप्रीम कोर्ट पड़ गया है। इस मामले में हिंदू पक्षकार की तरफ से आस्था और विश्वास के साथ साथ जन्मस्थान और जन्मभूमि को लेकर दलील दी गई।
अगर हम इसे मूर्ति मानते हैं तो केस को आसानी से निपटाया जा सकता है, लेकिन अगर इसे जन्मभूमि माना जाता है तो फिर कोई कानूनी उपचार ही नहीं बच पाएगा। राजीव धवन ने कहा कि हिंदू पक्षकारों की दलील मंदिर बनाने को लेकर है। राम जन्मभूमि न्यास यही चाहता है कि नया मंदिर बने। कुछ भक्त जो पूजा करना चाहते हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ अन्य विवादित जमीन पर अपना कब्जा चाहते हैं। देवता सर्वोपरि होते हैं अगर वो प्रकट होते हैं, वो अगर किसी विशेष स्वरूप में प्रकट होते हैं तो सर्वोपरि होते हैं, वो पवित्र हैं। इस पर जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि देवता के विशेष स्वरूप होते हैं, जिस पर राजीव धवन ने कहा कि बिल्कुल माय लॉर्ड, देवता का स्वरूप होता है। हिंदू पक्षकार आस्था के आधार पर अपना दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारी दलील है कि मूर्ति हमेशा बाहरी आंगन में थी और वहां पूजा होती रही है। हालांकि 1949 में मूर्ति को भीतरी आंगन में शिफ्ट किया गया और फिर पूरे इलाके पर उन्होंने दावा कर दिया। इस बीच 23 दिन की सुनवाई के बाद अब एक बार फिर से मध्यस्थता की पहल शुरू करने की कोशिश हो रही है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता पैनल को पत्र लिखकर अपील की गई है कि वो कोर्ट के बाहर बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की पहल भी की थी। 155 दिनों की कोशिश असफल रही और अब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में क्या मध्यस्थता एक बार फिर से शुरू हो सकती है, ये बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हुआ है। इधर प्रयागराज में संगम के पास के इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। प्रयागराज में गंगा और यमुना में जलस्तर बढ़ने से संगम के पास बसे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। केरल के परिवहन मंत्री ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की ताकि इसे लागू करने में पब्लिक को ज्यादा दिक्कत न हो। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के जंक्शन मार्केट में भीषण आग लगने की वजह से 12 दुकानें जलकर राख हो गईं। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को मार गिराया, जिनमें एक 6.5 लाख का इनामी बदमाश बबली कौल था, जबकि दूसरे बदमाश लवलेश कौल पर 1,80,000 रुपए का इनाम था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाजनादेश यात्रा के दौरान सतारा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनके साथ इलाके के पूर्व सांसद उदयराज भोसले भी मौजूद थे। बिहार की राजधानी पटना में हवाई अड्डा थाना इलाके के होटल क्रिश क्लार्क में लिफ्ट खराब होने से 8 लोग 2 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर उत्साहित पटना के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने करगिल चौक पर केक काटकर जश्न मनाया। सीरिया के एलेप्पो में एक कार बम धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुंबई में आईफा अवार्ड समारोह की तैयारी के लिए रिहर्सल में जुटी अभिनेत्री सारा अली खान को बेस्ट डेब्यूटेंट ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। हिंदी पर दिए गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर गैर हिंदी भाषी राज्यों में सियासत तेज होती जा रही है। अमित शाह ने देश की एकता के लिए हर भाषा की वकालत करते हुए हिंदी का पक्ष लिया था, लेकिन तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने कमल हसन ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बनाया। इसमें अपनी मातृभूमि तमिल पर जोर देते हुए उन्होंने इशारे में गृहमंत्री अमित शाह पर तंज कसा। இந்தியா குடியரசான போது அதே சத்தியத்தை அரசு மக்களுக்கு செய்தது. அந்த சத்தியத்தை திடீரென்று எந்த ஷாவோ சுல்தானோ சாம்ராட்டோ மாற்றிவிட முயற்சிக்க கூடாது। हिंदी दिवस के दिन गृहमंत्री अमित शाह देश के लिए एक भाषा के तौर पर हिंदी की वकालत कर रहे थे। परंतु जरूरत है कि देश की एक भाषा हो जिसके कारण विदेशी भाषाओं को जगह न मिले। लेकिन गैर हिंदी राज्यों में अमित शाह का बयान सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। तमिलनाडु में सियासी तैयार कर रहे कमल हासन ने इसके बाद हिंदी के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए वीडियो में कहा, एक बार फिर भाषा के लिए आंदोलन होगा और ये जल्लीकट्टू आंदोलन से भी बड़ा होगा। कमल हासन ने वीडियो के आखिर में तमिल के आबाद रहने के साथ देश की खुशहाली की उम्मीद जताई। वहीं हिंदी के खिलाफ विरोध की आवाज कोलकाता में भी सुनाई पड़ी। भाषा चैतन्य समिति ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदी थोपने के खिलाफ पोस्टर और बैनर लेकर गृहमंत्री और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। वहीं सियासी गलियारों में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के हिंदी पर दिए बयान से पारा फिर चढ़ गया। नेशनल लैंग्वेज हिंदी
So it is a unifying language. It doesn't mean that it will have a boss over the other regional languages across the country. The three language formula that is being accepted by us all. Even the Prime Minister in the last Parliament session, he spoke on the floor of the House saying that all the regional languages will be respected. कन्नड़ भाषी सदानंद गौड़ा ने दलील दी कि अमित शाह के बयान को बेवजह सियासी तूल दिया जा रहा है। लेकिन उधर कर्नाटक में ही कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाते हुए अमित शाह के बयान पर विरोध जताया और इधर लेफ्ट ने सदानंद गौड़ा को घेर लिया। गैर हिंदी राज्यों में हिंदी को लेकर शुरू हुई सियासत और तेज होने के आसार हैं। लेकिन हिंदी के नाम पर तनातनी एनडीए और विपक्ष के बीच भी है। अमित शाह के बयान का विरोध करने वाले विपक्ष के नेता भाषा के नाम पर क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि एनडीए में शामिल रामविलास पासवान ने उन्हें अंग्रेजी का विरोध करने की नसीहत दी और ट्वीट करके लिखा कि दक्षिण भारत के राज्यों के कुछ नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का हिंदी का विरोध करना अनावश्यक है। उन्हें अपनी मातृभाषा का समर्थन करना चाहिए और अंग्रेजी का विरोध। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, अपनी भाषा तो हिंदी है। लेकिन केंद्रीय मंत्री के इस ट्वीट पर समाजवादी विचारधारा के उनके पुराने साथी और अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने आपत्ति जता दी। ये रामविलास पासवान भूल गए हैं, डॉक्टर लोहिया के पार्टी से ही आए हैं। डॉक्टर लोहिया ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदी को आरोपित किया जाए और जिस ढंग का की देश की बनावट है, हमारे यहाँ अलग अलग इलाके के लोगों की अलग अलग जो मानसिकता है, इसको बगैर समझे आप अचानक जो है मैंने हिंदी की बात जो है करने लगे। इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन भी ट्वीट करके हिंदी पर अमित शाह के बयान का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने लिखा कि ये दावा बेतुका है कि हिंदी देश को जोड़ती है। ये भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। केंद्रीय मंत्री का बयान गैर हिंदी भाषी लोगों की मातृभाषा के खिलाफ जंग का ऐलान है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने गृहमंत्री के बयान को सही ठहराया। किसी भी देश की एक संस्कृति और एक भाषा ये जब होती है तभी वह देश समृद्ध होता है। केवल आर्थिक आधार पर समृद्धि ही नहीं उसका ही है। इस बात में मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने जिस प्रकार की बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। लेकिन भाषा के मुद्दे पर सियासी तकरार लगातार तेज होती गई। गाजियाबाद में कुत्ता पालना अब लोगों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां कुत्ते को पालने के लिए नगर निगम से रजिस्ट्रेशन करवाकर लाइसेंस पालना अब लोगों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां कुत्ते को पालने के लिए नगर निगम से रजिस्ट्रेशन करवाकर लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही रजिस्ट्रेशन की फीस 100 गुना बढ़ाकर 50 से 5,000 रुपए कर दी गई है। दरअसल ये कदम गाजियाबाद नगर निगम ने लोगों की बढ़ती शिकायतों को लेकर उठाया है। लोगों की शिकायतें थी कि उनके घरों के सामने कुत्ते गंदगी फैलाते हैं, साथ ही साथ वो सार्वजनिक पार्कों को भी गंदा करते हैं, जिसके चलते कई लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए नगर निगम ने शहर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए ये कदम उठाया है। क्योंकि गाजियाबाद को स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है, इसलिए गाजियाबाद की स्वच्छता के लिए उन कुत्तों को पालने के लिए लाइसेंस जारी होएगा 5,000 रुपए का। इसके अलावा नगर निगम ये आंकड़ा भी रखना चाहता है कि किस एरिया में कितने कुत्ते हैं और उनको समय से रेबीज के इंजेक्शन लगे हैं या नहीं, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि जब कुत्ते किसी को काट लेते हैं तो रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लिहाजा गाजियाबाद नगर निगम का दावा है कि इन आंकड़ों से पता लग जाएगा कि किस कुत्ते ने काटा है, उसको रेबीज के इंजेक्शन लगे हैं या नहीं। इसके अलावा पार्कों और सड़कों पर गंदगी फैलाने पर 500 रुपए का जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ इस नए नियम को लेकर लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। तो ये तो गलत बात है। 5,000 कहाँ से दोगे, हम तो गरीब आदमी है। कुत्ता तो ऐसा है कि घर में शौक है, थोड़ा गाना बच्चे अच्छे ने तो रख ले में 50 से 5,000 कर दिया है तो बहुत ही गलत है। ये जो एक्शन उठाया गया बहुत गलत है। लोग कहाँ से इतना वो करेंगे। सवाल ये भी है कि घरों में पालतू कुत्तों के साथ गली मोहल्ले के कुत्तों की संख्या भी हजारों में है। ऐसे में उनके रजिस्ट्रेशन और सफाई की उम्मीद नगर निगम कैसे करेगा। कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को ईडी की मांग पर कोर्ट ने हिरासत 3 दिन और बढ़ा दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की मांग को मानते हुए रतुल की रिमांड अगले 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। अपने 2 दिवसीय हरियाणा दौरे के पहले दिन बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हुए शक्ति केंद्र पालक और प्रमुखों को जीत का मंत्र दिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी मार्केट की दुकान में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप अख्तियार कर लिया और कई दुकानें जलकर राख हो गईं। यूपी के अमेठी के सोनारी कला गांव के बाहर मिली नवजात बच्ची को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया। पुलिस की देखरेख में बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
यूपी के बिजनौर में दो पक्षों में हुए मामूली विवाद के चलते गोली चली, जिसमें एक शख्स गोली लगने से घायल हो गया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के अमेठी में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक ने अपने पिता की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और बारिश के पानी ने कई इलाकों को अपने आगोश में लिया। साथ ही पशुपतिनाथ मंदिर में भी घुसपैठ कर दी। राजस्थान के धौलपुर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही चंबल नदी ने मुक्तिधाम को अपने आगोश में ले लिया, जिसकी वजह से दाह संस्कार में परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में जाने की इजाजत दे दी और एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं खुद कश्मीर जाऊंगा, जिसे लेकर कश्मीर पर बहस फिर तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने, उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने और 5 अगस्त से लागू पाबंदियों से जुड़ी 8 याचिकाओं पर सुनवाई, जिसमें एक याचिका थी बाल अधिकार कार्यकर्ता इनाक्षी गांगुली की, जिस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बेहद गंभीर टिप्पणी की। याचिका में जम्मू कश्मीर में नाबालिग लड़कों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया गया। हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहे ऐसे सभी केस की जानकारी मांगी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में अपील करने को कहा। जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, ऐसा करना बेहद मुश्किल है, हाईकोर्ट आम आदमी की पहुंच से दूर है। सीजेआई ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी और कहा, ये बेहद गंभीर मामला है, मैं खुद निजी तौर पर फोन कर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करूंगा और जरूरत पड़ी तो प्रदेश का दौरा भी करूंगा। मैं चीफ जस्टिस का धन्यवाद करता हूं कि वो कश्मीर जाएंगे और वहां के हालात का खुद जायजा लेंगे, और बल्कि मैं चाहूंगा कि वो आम लोगों से भी मिले। वरना अगर कोशिश करती है सरकार स्टेज मैनेज, तो फिर तो कुछ आते नहीं, क्योंकि अभी जो 42 दिन से दिखाया जा रहा है वो सब स्टेज मैनेज दिखाया जा रहा है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को सुप्रीम कोर्ट ने सूबे के 4 जिले बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर और जम्मू का दौरा करने की इजाजत दे दी है, मगर इस हिदायत के साथ कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम न करें। मसला है जिसको देश को भी उठाना चाहिए था और सरकारों को भी उठाना चाहिए था, किसी ने और मीडिया को भी उठाना चाहिए था, लेकिन जो ही सब ही असफल हो गए, तो कम से कम एक वहां के रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, एक मेंबर पार्लियामेंट के नाते मुझको तो ये इजाजत दी जाए, तो मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट। वहीं पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी के खिलाफ राज्यसभा सांसद और एमडीएम के नेता वाइको ने याचिका दायर की थी, जिस पर सीजेआई ने सरकार से पूछा कि क्या अब्दुल्ला हिरासत में हैं। कोर्ट में इसका जवाब स्पष्ट नहीं दिया गया, मगर हकीकत ये है कि पहले नजरबंद हुए अब्दुल्ला को अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया है। मसरत आलम तो एक नॉन सेपरेटिस्ट है, तो फारूक अब्दुल्ला एक एक्स चीफ मिनिस्टर है, तो फारूक अब्दुल्ला को और मसरत आलम को आपने दोनों को मिला दिया और उन पर भी पीएसए, इन पर भी पीएसए। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ड्रैकोनियन एक्ट वहां पर यूज किया जा रहा है। एक एक्स चीफ मिनिस्टर, 80 साल का एक ज़ईफ शख्स, उससे डर हो रहा है आपको। तो इसका मतलब यह है कि आप कश्मीर में कोई नॉर्मलसी है ही नहीं। आप जो बोल रहे हो सरासर झूठ है कि सब खुल गया। जब एक 80 साल का चीफ मिनिस्टर और पीएसए लगा रहे आप, तो कहां की नॉर्मलसी वहां पर? ऐसे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से दलीलों के साथ जो आंकड़े दिए गए, जरा उसे भी देख लीजिए। सरकार की ओर से बताया गया कि 2016 में एक आतंकी की मौत के बाद सूबे में 3 महीने तक इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाएं ठप थीं। 2016 में 72 बार धारा 144 लागू की गई और पुलिस की फायरिंग में 81 लोग मारे गए, मगर 5 अगस्त से अब तक सिर्फ 42 बार धारा 144 का इस्तेमाल हुआ और पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई। पाकिस्तान के सिंध में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के प्रिंसिपल के खिलाफ ईश निंदा का मामला दर्ज होने के बाद कई इलाकों में दंगे भड़क गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक भीड़ ने गोटकी शहर में एक हिंदू मंदिर पर हमला किया और वहां 18वें जन्मदिन पर मां हीराबेन का आशीर्वाद देने के लिए गुजरात के गांधीनगर जाएंगे। नर्मदा जिला का जो नर्मदा बांध है वो अपनी ऐतिहासिक सपाटी पार कर चुका है और जो बांध में जो पानी है वो 138 पॉइंट से भी ज्यादा है, जिससे कह सकते हैं कि नर्मदा डैम में जो पानी है वो 6 साल तक जो नर्मदा के जो लोग हैं, जो गुजरात के लोग हैं, उन्हें सिंचाई और पीने के पानी के लिए ये पर्याप्त पानी है। अब तस्वीरों में देख रहे हो कि नर्मदा बांध है जो 138 पॉइंट की सपाटी पार कर चुका है और ऐतिहासिक सपाटी पार करने के बाद ये डैम का पानी ओवरफ्लो हो रहा है और 30 दरवाजों में से जो 23 दरवाजे उसमें से ये पानी बह रहा है। आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि नर्मदा जो ये बांध है उसमें जो पानी संग्रह हुआ है उससे 6 साल तक जो नर्मदा का पानी गुजरात के लोगों को पूरा हो सकता है सिंचाई और पीने के लिए।
छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहां पर लौट रहे हैं फौरन वापस। घर का सबसे खूबसूरत डेकोरेशन है उसमें बसी खुशियां। एशियन पेंट्स, हर घर कुछ कहता है। उन अंकल की कोई हेल्प नहीं कर रहा है, अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो? इस साल गणेश उत्सव के दौरान 4 किलो से ज्यादा सोना और 80 किलो से ज्यादा चांदी चढ़ाई गई, जबकि 6 करोड़ से ज्यादा कैश चढ़ाया गया। पहली नीलामी भगवान गणेश की चांदी की मूर्ति की हुई, जिसे एक शख्स ने 21,000 रुपए में खरीदा। और अब चलते चलते आज का गीत। आज जाने माने गीतकार प्रसून जोशी का जन्मदिन है। फिल्म हम तुम के लिखे उनके इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।